हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कैलकुलेशन के लिए हमने कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया था और उसको सॉल्व किया था और एक आपको दिया था करने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा, कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। तो हमने वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये न्यूमेरिकल आपको दिया था। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, और ये रिएक्शन दिया गया है और 298 केल्विन पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का दिया गया है। ये ध्यान रखिए। तो हमें मालूम है एंथैल्पी चेंज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी चेंज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कल जैसे चर्चा किया था, तो ये रिएक्शन आपने ये क्वेश्चन लिखा होगा, आप इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। अगर आपके दिक्कत होगी बताइएगा। अभी हम लोग पहले लेकर चलते हैं कि क्या होता है एंथैल्पी। तो जैसे क्वेश्चन जो दिया गया हम पहले उसी को लेकर चल रहे हैं। हमारा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है आपका एलिमेंटल फॉर्म है, ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म है। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। तो हमारा जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ये सॉल्यूशन बता रहे हैं भाई, सॉल्यूशन जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन के लिए, वो होगा सम द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये फार्मूला आपको बताई है, माइनस सम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें और इसी चीज को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे ये सिचुएशन अराइज करेगी। तो हमें मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में है क्या क्या चीज। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में है क्या, प्रोडक्ट में वाटर है और नाइट्रोजन है। वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया, 1 मोल का दिया गया है। तो ये वैल्यू जो होगी 1 मोल के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया ना 1 मोल के लिए, हमारे पास है कितना, 6 मोल। तो अगर हम इसको क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल का हो गया, प्लस 2 था ना, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रोडक्ट का हो गया। अब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट में जो है आपका क्या दिया है, माइनस आपका रिएक्टेंट में है 6 और वो जो है आपका 4NH3, 4 का मतलब हो गया 4 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्लस क्या मोल ऑक्सीजन का दिया 3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। ये आपने ले लिया। अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू दी गई 6 इंटू माइनस 286, ये हो गया, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का 0 होता है, 2 इंटू 0, ये हो गया, ये पूरा आपका हो गया, माइनस 4 इसकी वैल्यू दी गई है माइनस 4 46, ये हो गया। इसकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 एलिमेंटल है, 3 इंटू 0, ये हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आप सीधा वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग आ रहा है माइनस 1716 और ये आ रहा है प्लस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 6 चौक 24, 16 यानी 18, 184 एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन आ जाएगा। घटा दीजिए इसी को, आ जाएगा -1532।
किलो जूल। ये एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हो गया। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये सीधा सीधा जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपका एंथैल्पी वाला जो क्वेश्चन कल हमने आपको दिया था उसका जो है सॉल्यूशन हुआ। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज पढ़ेंगे फूड्स के बाद का, वो कैसे होता है आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमारे ख्याल से लगा लिया हुआ क्वेश्चन, लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग तो मास्टरमाइंड है ही है। तो आइए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन की बात करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। कंबस्शन क्या होता है, कैसे हम लोग कंबस्शन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करें और समझें तो कंबस्शन का मतलब होता है दहन, जलना। जैसे आप भी किसी को देख के जलते हैं, वो दूसरा जलन हुआ, वो जलन दूसरा हुआ। आप जो है आग पकड़ लेना, वो जलन, वो जलने वाली बात हो रही है। देख करके जलना और आग पकड़ लेना, जैसे तन मन में आग लगना, वो जलन हो गया दूसरा। तन मन में आग लगना वो जलन दूसरी है। और अगर कोई चीज जो है जल करके वो जो है हीट प्रोड्यूस करने लगे, वो कंबस्शन की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर ये देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन सपोर्टिव फॉर कंबस्शन प्रोसेस है। ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन प्रोसेस के लिए सपोर्ट करता है, कंबस्शन प्रोसेस के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और इसको बताएं तो ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टिव होता है कंबस्शन प्रोसेस के लिए। अगर इसी चीज को हम लोग देखें और इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये बात हम लोग कह सकते हैं कि कंबस्शन प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी। कब? जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन प्रोसेस शो करेगा। यानी एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट शोज कंबस्शन, 1 मोल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड शोज कंबस्शन रिएक्शन। अगर वो कंबस्शन प्रोसेस शो करेगा, रिएक्शन पहले देखते हैं कंबस्शन क्या होता है, तब आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप उसी चीज को इत्मीनान से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कंबस्शन प्रोसेस में हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। यानी द एंथैल्पी चेंज, when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound या कहिए आर ए सब्सटेंस is completely burnt in excess of oxygen, burnt in excess of oxygen or air, is called enthalpy of combustion. एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ये। और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसे दिखाते हैं डेल्टा सी एच, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को ऐसे दिखाते हैं
या कहीं कहीं नॉट भी दिखा रहेगा। आर वो नॉट तो वही चीज होगा, बस स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है भाई, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कंबस्शन ऑफ कार्बन दिखाते हैं। कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ कार्बन दिखाते हैं। कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, और यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा यानी डेल्टा एच जो होगा वही डेल्टा एच सी हो जाएगा। मतलब कोई अंतर नहीं है, बस ये कंबस्शन, सारे रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहे हैं वो कंबस्शन रिएक्शन की तरह एक्ट करेगा। और इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स है, -393.5 किलो जूल पर मोल। आपने यहाँ कहा 1 मोल कहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल में हम लोग कहेंगे। जैसे देखिए एक ये एग्जाम्पल हुआ, कंबस्शन ऑफ मीथेन देखते हैं। कंबस्शन ऑफ मीथेन देखते हैं। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन में भी ऐसे होगा, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ये दिया है। ठीक है, इनके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो फिक्स, डेल्टा एच बराबर वही डेल्टा एच सी हो जाएगा, -893.3 किलो जूल पर मोल। ये -890.3 किलो जूल पर मोल, यहां पर भी हो रहा, पर मोल की बात हो रही। ठीक, ऐसे आप कंबस्शन ऑफ एथिल अल्कोहल देख लीजिए, कंबस्शन ऑफ एथिल अल्कोहल देख लीजिए। हम कई रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको। कंबस्शन ऑफ एथिल, कंबस्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH, ये दिया आपने। C2H5OH लिक्विड फॉर्म में है। अगर इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्शन करा रहे हैं तो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो पहले बनेगा, इसके अलावा तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का बनना मतलब है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन 3H2O, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वही डेल्टा एच सी होगा, और इसकी वैल्यू फिक्स है -1367.4, -1367.4 किलो जूल पर मोल। ये भी वैल्यू हो गई, ये भी वैल्यू हो गई। ठीक, अगर आप ध्यान दीजिए, कुकिंग गैस आप जानते हैं, कुकिंग गैस में जो है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है। अगर ब्यूटेन, कुकिंग गैस का कंबस्शन हो रहा है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है ना, तो कुकिंग गैस में सिलेंडर में जो है मोस्टली ब्यूटेन होता है। कुकिंग गैस, कुकिंग गैस इन सिलेंडर्स mostly contains what? Mostly contains butane. Mostly contains butane. Butane है इसमें, ठीक, mostly contain butanes। अगर ब्यूटेन का हम लोग कंबस्शन दिखाएं, C4H10 ये दिखाएं, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये सीधा सीधा जो है O2 के प्रेजेंस में कंबस्शन रिएक्शन, तो 4CO2 गैस और प्लस 5H2O लिक्विड, और डेल्टा HC की वैल्यू जो होगी, डेल्टा HC की वैल्यू 2658 होता है भाई, -2658 किलो जूल पर मोल। अगर इसको बैलेंस करिए, 4 दूना 8 5 13 हो रहा है, 13/2 कर दीजिए। देखिए 4 दूना 8, 8 5 13, 2 कैंसिल, 13O चाहिए, 13O मिल जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको लिखना भी आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबस्शन होगा,
हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन में हमेशा मिलेगा हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। इस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझा भी सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग लेकर चलें और समझाएं तो आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, कुछ बातों को समझिए। जितनी भी वैल्यू डेल्टा एच की आ रही है सब की सब निगेटिव साइन लिए हुए, यानी जो भी आप देखें, जो डेल्टा एच था वही डेल्टा एच सी है और वही डेल्टा एच सी नॉट भी है। ये ध्यान रखिएगा, एबव रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वही डेल्टा एच सी है, वही डेल्टा एच सी नॉट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि डेल्टा एच सी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज निगेटिव आ रही, ऑलवेज निगेटिव आ रही है। निगेटिव आने का मतलब यहां से हीट हमेशा इवॉल्व हो रही है, ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब है हेंस ऑल द कंबस्टन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होंगे सब एक्सोथर्मिक होंगे, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये ध्यान रखिएगा। हेंस ऑल द कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट हमेशा क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, हीट यहां पे हमेशा निकले, यानी ऑल द एक्सोथर्मिक मतलब ऑल द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब आइए देखते हैं हम लोग जो है एफिशिएंसी ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसी को देखें और इसी को समझें तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स एंड फूड्स, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स एंड फूड्स, अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो पहले फ्यूल के बारे में देखिए। फ्यूल को अगर हम लोग जाने तो आपको मालूम, यानी मशीन के लिए हम लोग फ्यूल कौन कौन यूज करते हैं। मशीन के लिए फ्यूल जो है नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब आपके जो है फ्यूल्स हैं। किसके लिए, मशीन के लिए। अब इनकी सहायता से इनका कंबस्टन प्रोसेस होता है, इनकी सहायता से मशीन्स को क्या मिलती है, मशीन को एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी की सहायता से मशीन अपनी एफिशिएंसी शो करता है। तो जो है ह्यूमन को भी जो है इसी तरह से कहा गया, मशीन की तरह आदमी काम करता है, मशीन की ही तरह एक्टिविटी शो करता है। तो जैसे किसी भी मशीन के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ह्यूमंस को भी जो है फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होगी, जैसे आप खाते पीते हैं ना, आप तमाम चीज़ों को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तमाम चीज़ों, लिपिड्स खाते हैं, ये तमाम चीज़ों को खाते हैं, ये किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद उस एनर्जी के हमारे वेरियस ऑर्गन्स उस एनर्जी का इस्तेमाल करके तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने क्या कहा, मशीन के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे हम लोगों को भी जो है फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अरे भाई, बिना खाए पिए आप कई दिन चल सकते हैं, बिना खाए पिए आप कई दिन चल सकते हैं, आप खुद एज्यूम करिए। बिना खाए पिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, 4 दिन। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे, धीरे धीरे आप ऑन द बेड होंगे और ऑन बेड होने के बाद फिर ... ये हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग, इसीलिए कहा जाता है कि समय से खाइए पीजिए, आप
चुस्त एंड दुरुस्त रहेंगे और आप जो भी आपका बॉडी जो भी परफॉर्मेंस करना चाहता है वो आसानी से परफॉर्म करे। तो हमारे लिए जो है हम लोग कह सकते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं जो फूड है, जो हम लोग खाते पीते हैं, फूड जो होता है, फूड इज रिगार्डेड एज फ्यूल फॉर बॉडी, एज ए फ्यूल फॉर द बॉडी के लिए जो फ्यूल होते हैं उसकी बात हो रही है। फूड इज रिगार्डेड एज ए फ्यूल फॉर द बॉडी, फ्यूल फॉर द बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कहा जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेजर कांस्टेंट होते हैं, फॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर, carbohydrates are major constituents of our foods, major constituents of our food, major constituent of our food, carbohydrates are major constituents of our food, ठीक। आपको मालूम है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है कैसे टूटता है। कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, ये टूटेगा ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में ब्रोकन होगा। और ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अगर कर दें, जो हम लोग खाते पीते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उसी एनर्जी का हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसी एनर्जी का इस्तेमाल हमारे वेरियस पार्ट्स करते हैं तमाम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तमाम फंक्शन जो है हम लोग जो बॉडी के पार्ट, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में, बोलने में एनर्जी खर्च हो रही है। ये तभी संभव है जब हम कुछ खाए पिए हैं, खा पी करके ताकत से एनर्जी लगा करके जो है उस काम को परफॉर्म कर सके। तो ये चीजें हैं भाई। तो अगर हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करें, ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दें, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। हम आपको ग्लूकोज का दिखाते हैं। जैसे देखिए C6H12O6, अगर आप 6O2, तो आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन है ही है, तो ये सीधे 6CO2 बन जाएगा और प्लस 6H2O भी बन जाएगा। 6CO2 प्लस 6H2O बन जाएगा और आपका टोटल जो है ऑक्सीजन 18 हो गया। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है प्लस 2800 किलो जूल पर मोल हो रहा है। देखिए इतनी एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है। ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ऐसा ही प्रोसेस हमारी बॉडी भी जनरेट करती है। ऐसा सेम प्रोसेस, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को कह रहे तोड़ने पे ये केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है और उसमें तमाम तरह के जो है रिएक्शंस होते रहते हैं, उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती रहती है, ठीक। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। बस इसमें अंतर क्या है, यहां पे जैसे आपने देखा तो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाई, किसके द्वारा, कैटलाइज्ड बाई एंजाइम्स के द्वारा वो कैटलाइज्ड होते हैं। तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम कौन करता है,
एंजाइम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट। एंजाइम यहाँ पे एक्ट एज कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में। और इसीलिए आप जानते हैं एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट, और यही एंजाइम की वजह से ही वो तमाम रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे ही होने लगते हैं। ठीक है भाई। एंड these makes the reaction possible at body temperature, मतलब हमारे शरीर में तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना हीट की जरूरत पड़ रही, ना हीट एब्जॉर्ब हो रहा, ना हीट इवॉल्व हो रहा है। कहने का मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जितना भी बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ही रिएक्शन परफॉर्म हो, इसके लिए कौन कैटलिस्ट, इस काम को आसानी से प्रोसीड कराता है, एंजाइम। हम लोग के शरीर में तमाम एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स हर जगह, जैसे हम लोग के मुंह में, हम लोग के गाल में, हम लोग के इंटेस्टाइन में तमाम तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। उस सारे एंजाइम्स एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। खाना अगर आप खाते हैं, एक बाइट अगर खाना खाते हैं तो सीरीज ऑफ मतलब कई सीरीज में वो जाकर के पचता है, और पचने में एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एंजाइम्स ना होता तो एक सिंगल मील को पचने में भी 50 साल लग जाते। तो एंजाइम्स किसी रिएक्शन को बहुत सरल करता है, और एंजाइम किसी रिएक्शन को इस तरह से फेवर करता है कि वो बॉडी टेम्परेचर पे ही प्रोसीड कर सके। ठीक है भाई। और आप जानते हैं तमाम, आपने रिएक्शन भी देखा होगा कि हमारी जो बॉडी में तमाम ऐसे खाने पीने, खाते पीते चीजें हम लोग हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे हम लोग के शरीर में नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फूड, किसी न किसी रूप में, फूड में है, प्रेजेंट होता है फूड में। और जानते हैं ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। ये जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, NH2CO NH2। और ये जो यूरिया होता है इसको हम लोग कैसे मतलब एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट आउट, ये हमारे शरीर से कैसे निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की बात हो रही है, एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की बात यहां पे हो रही है। मतलब अगर आप जो है यूरिया की फॉर्मेशन आपके शरीर में हो रहा है, तो आप यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के यूरिनरी ट्रैक्ट से जो है आप यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए यूरिया काफी अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए लगभग 6 से 7 ग्राम यूरिया, ग्राम या मिलीग्राम थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा है, 6 से 7 ग्राम यूरिया जो है एक एडल्ट मतलब एक युवा 6 से 7 ग्राम यूरिया जो है वो यूरिन के माध्यम से निकाल देता है पर डे यूरिन के माध्यम से वो निकाल देता है। यानी आप टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में जाने पर आप टॉयलेट के साथ यूरिन का भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं वहां पे, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आइए देखते हैं, इसी में है कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स।
तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कैलोरीफिक वैल्यू की पहले डेफिनेशन समझिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 1 ग्राम लेना है। ये ध्यान रखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, amount of heat produced in calories, amount of heat produced in calories are joules, are joules when 1 gram of a substance, 1 gram of a substance fuel is completely burned, completely burned, मतलब 1 ग्राम फ्यूल या फूड का आप कंप्लीटली कंबस्टन कराइए, ठीक है। तो आप जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, चाहे कैलोरीज में हो, चाहे किलो कैलोरीज में हो, चाहे जूल में हो, चाहे किलो जूल में हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ये वैल्यू आपको ध्यान देना है। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, आपने सुना भी होगा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल। वन किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल होता है, ठीक। इसका मतलब हो गया, हम लोग कह सकते हैं कैलोरी पर ग्राम, ऐसे ही कहेंगे, या जूल पर ग्राम, या किलो कैलोरी पर ग्राम, या किलो जूल पर ग्राम, यही तो बोलेंगे, ये चीज बोलेंगे। ये CH4 है, CH4 गैस, अभी रिएक्शन लिखा था 2O2 गैस, और ये आपका रिएक्शन हो गया CO2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड। इसकी जो डेल्टा SC की वैल्यू थी वो दिया था -890.3, याद होगा आपको, -890.3 किलो जूल पर मोल, पर मोल। 1 मोल लिया है ना आपने, 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम, 1 मोल मीथेन का मतलब यहाँ पे 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम की जो वैल्यू है, 16 ग्राम मीथेन जो है कंबस्टन होने पर दे रहा है -890.3 किलो जूल पर मोल। अब 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, -890.3 अपॉन 16 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। ये किलो जूल हो जाएगा और ये पर ग्राम आ जाएगा। अब पर ग्राम आ जाएगा भाई, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी 16 से डिवाइड करने पर लगभग 55 के रेंज में आएगी। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 50.56 शायद आ रहा है किलो जूल पर ग्राम। और यहाँ माइनस और प्लस से नहीं मतलब है, मतलब माइनस और प्लस से मतलब नहीं है। ये इसका जो है इतना जो है, ये इसकी क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई इस फ्यूल की। मीथेन आपका फ्यूल है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन जो है ये क्या हो गया आपका, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन यही हो गया। मतलब पर ग्राम आप निकाल दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे और भी देख लीजिए, और भी देख लीजिए किसी का। अगर हम ऑक्टेन का देख लें, ऑक्टेन का C8H18 गैस, और ये आपका 30 याद होगा 13/2O2 गैस, और ये बना दिया था 8CO2 गैस, और प्लस बना दिया था 9H2O लिक्विड। और हमारा जो, तो कुछ गड़बड़ बता रहे हैं क्या, यहाँ 8 आ जाएगा 25,
8 दूना 16 में 25 आ रहा है, 25/2 होगा। और इसकी जो डेल्टा एच सी की वैल्यू है वो कितना है, ऑक्टेन लिया है ना, तो ये टोटल वैल्यू आ रही है -5460 किलो जूल, -5460 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आ रही है। ये 1 मोल लिया है। आपको मालूम है ऑक्टेन का जो मोलर मास होता है कितना होता है, वो 114 होता है, निकाल लीजिएगा। अरे यार ये आप कार्बन का 12 8 96, 96 और 18 114 मोलर मास होता है। ये मोलर मास हो गया ऑक्टेन का। तो वही चीज 114 का जो है, तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑक्टेन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, पर ग्राम निकालना है तो 5460/114 सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 47.9 किलो जूल पर ग्राम। 47.9 किलो जूल पर ग्राम, ये सीधा सीधा हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस वैल्यू को आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये प्रिंसिपल सोर्स हो गया। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे तमाम होते हैं, आप चार्ट देखिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ एनर्जी which have high calorific value, values। इतनी बातों को आप डील कर लीजिए, इतनी बातों को पढ़ डालिए। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।